तो एक है वाजपेयी। ना किसी ने, ये मैं अभिषेक मनु सिंघवी की बात कोट कर रहा हूं, जब कंपनी ने ना किसी तरह का फायदा उठाया, कोई सैलरी ना कोई संपत्ति खरीदी, कोई प्रॉफिट लिया ही नहीं जा सकता ना लिया गया, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बनता है जब किसी डायरेक्टर ने ना कुछ खरीदा ना बेचा ना फायदा लिया और ना ही कोई मनी ट्रेल है? संदीप जी, ये राजनीतिक कार्रवाई हो रही है नहीं क्या? नहीं, ये यहाँ डिसाइड नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्राइम प्रोसीड क्या है, कॉग्निजेंस कोर्ट लेता है नहीं लेता, ये सब लीगल टेक्निकलिटीज हैं। वो कोर्ट करेगा, क्या करेगा उसको देखते हैं। लेकिन एक बात है, अपराध तो प्रथम दृष्टिया कोई ना कोई हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो ये तो सब लोग, इनके पास पूरी लीगल बैटरी की टीम है, बाकायदा जाते हाई कोर्ट क्वेश्चन करा लेते 1 सेकंड में। क्वेश्चन में तो कोई मना ही नहीं है, वो रेमेडी सबको, इनको ही मालूम है, हमको ही मालूम है। पर ऐसा नहीं है। कंप्लेंट केस सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला था 2012 में, उसको इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने मदद नहीं की, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ना ना ना, आधी अधूरी जानकारी दे बिल्कुल रहे हैं नहीं आप। आधी एक मिनट जी जी, करेक्ट देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट ने बेल दी, हाँ ठीक है, बिल दी इसी मामले में सुब्रमण्यम स्वामी हाँ, के। यस, वेरी करेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर अगले आदेश तक सारी रोक लगा दी थी। दैट इज ओवर नाउ। निजी पेशी से छूट मिल गई थी। हाँ ठीक है, 2021 में जागी है ना ईडी तो, और 2022 सुनिए ना, 2022 में 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की और 9 घंटे पूछताछ की सोनिया गांधी से। उसके 3 साल बाद आज चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। देखिए ईडी की जो कार्रवाई होगी, जो मेन शेड्यूल ऑफेंस होगा, उसके बाद ईडी की कार्रवाई होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर ये कार्रवाई ईडी ने शुरू की और उसके बाद अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंसेस मिले कुछ, उसके बाद जाके चार्जशीट होती। कानूनी मजबूरी थी ना। 10 अप्रैल 2024 को आपने अटैच करने की एजीएल की संपत्तियों की प्रक्रिया वो नोटिफाई भी हो गई। उसके 365 दिन में चार्जशीट होनी थी। 9 तारीख को ही चार्जशीट होती है, आखिरी दिन 365वें दिन। इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, लॉ की लिमिटेशंस हैं कि चार्जशीट फाइल आपको करनी है। सो कर जागता है ये नहीं, ऐसी नहीं, क्रोनोलॉजी, नहीं, मतलब ऐसा ओवरवेलमिंग एविडेंस था। ये तो 2022 में ही उठा लेना चाहिए था सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल में डाल देना चाहिए था। थोड़ा समझ को ठीक करें। देखिए कोई आदमी क्राइम करता है, उसको अनडिटेक्ट करके उसके एविडेंसेस आते हैं, जो मिलती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट की नौबत आती है। और चार्जशीट में अगर पुख्ता सबूत नहीं होंगे तो पहले दिन ही चार्जशीट। 2015 में ईडी ने ये केस उठाया था, 2016 में ईडी प्रमुख ने कहा कोई केस नहीं बन रहा, उनको भी हटा दिया गया, वो अलग बात है। हुआ था या गलत कह रहा हूं? हाँ, क्लोजिंग की रिपोर्ट थी ना? ठीक है, बिल्कुल। तो अब बाद में अच्छा फिर से नहीं याद नहीं, आया। ना एविडेंसेस, मैंने पहले ही कहा, अच्छा। अगर कोई मटेरियल मिलेगा तो केस कैन बी रीओपन। और हम क्या करें, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, कॉग्निजेंस कोर्ट लेगा। वेयर इज द मनी? एक वो मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब पैसे का हेर फेर हुआ है, कहाँ वो कहाँ ना ना, वो इसलिए मैंने शुरू में कहा टेक्निकलिटीज है। पूरी पर डेफिनेशन लेके आया हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टिंग, पैसा कहाँ से आया कहाँ से गया, अगर उसका सिस्टम ठीक नहीं है तो देन इट्स कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और उसी के लिए एविडेंसेस चाहिए होते हैं। अनलेस देयर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इट कांट बी प्रूव। और जब प्रूव नहीं होगी तो कॉग्निजेंस कोर्ट लेगा नहीं। ईडी बनाई कांग्रेस ने, अब गले की हड्डी बन गई, उसी का इस्तेमाल सिस्टम हो का रहा हिस्सा है। ईडी हो और एजेंसियां होंगी, ये सब सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मैंने बताया वो 193 केस हुए हैं 2014 से 2019 के बीच, 42 नेता, 2019 से 2024 के बीच 138 नेता, और अब नई सरकार में 13 नेता, उनमें से सारे इसमें विपक्ष के। इसमें 98% इसमें एक आप देखिए खूबसूरती बात देखिए, डबल कैरेक्टर कैसे नजर आ रहा है कि जब खुद पे आई है तो क्या इन्होंने किया है, ईडी के यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज दिस भाई? लीगल रेमेडीज अवेलेबल, आप उसको अवेल करोगे या प्रेशर टैक्टिस अपनाओगे? नहीं, ये वाजिब सवाल है। इसका जवाब तो रागिनी नायक और आप, क्योंकि हमारे दर्शक शायद ना जानते हो, आप डॉक्टर भी हैं और आप मतलब पीएचडी भी है और आपके पास लॉ डिग्री भी है, आप प्रैक्टिसिंग वकील भी हो गई हैं। तो जब इतनी लंबी कतार है कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकीलों की, अदालत जाइए, ईडी के सामने धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कानूनी लड़ाई है, कानूनी तरीके से लड़िए।
संदीप जी, अगर वाजपेयी जी, भाजपा के लोग, नेता ये मानते हैं कि ईडी पर प्रेशर बनाया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है, तो मैं आपके दर्शकों के इकबाल पर, उनके समझ पर ये बात छोड़ देती हूँ कि सरकार ईडी पे ज्यादा बड़ा दबाव बना सकती है या विपक्ष प्रदर्शन करके ईडी पे बड़ा बना सकता है। बहरहाल, आज अपनी आप ऐसी जगह बैठी हैं रागिनी की आपकी आवाज लगातार क्रैक कर रही है। तानों के शोर में रहकर भी हमें सच। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं संदीप जी? हाँ, आवाज आपकी ना ड्रैग कर रही है। बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं ठीक कर रहा आप, था। मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ बोलिए, पर रुक रुक कर आ रही है जी। अच्छा, हाँ, तो देखिए, मैंने कहा कि अगर ईडी पर दबाव बनाया जा सकता, तो मेरी समझ तो ये कहती है कि सत्ता पक्ष, सरकार ईडी पर ज्यादा दबाव बना सकती है, बजाय पीसीआर ठीक कीजिए, अभी मैं कनेक्शन कटवा रहा हूं, उसको दोबारा से जुड़वा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं, ये बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दा है। इसमें ऐसे बातें कट कट के आएंगी तो वो बात समझ में नहीं आएगी। पर यही सवाल आपसे भी है घनश्याम तिवारी। अरे कानूनी लड़ाई है, अदालत में जाइए, क्वॉश कराइए प्रोसीडिंग्स को, ईडी की मंशा को जाहिर कीजिए, सड़क पर उतरकर और ये विलाप करना, इससे क्या हासिल होगा? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अगर हमारे लोकतंत्र के संस्थान सरकार के उसे उसे हाईजैक कर ले, तो वो लड़ाई संसद में भी लड़ी जाती है, सड़क पर भी लड़ी जाती है, इन मंचों पर भी लड़ी जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाती है। और उन लड़ाइयों में भारतीय जनता पार्टी अक्सर हारती है। जिस तरीके से धोखाधड़ी से, गलत व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कृषि कानून, काले कानून पास कराए थे, उसके बाद जनता के दबाव में, वो किसानों के दबाव में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। हमने देखा है कि सरकार का अहंकार समय समय पर टूटा है। 400 पार कहने वाले लोगों का अहंकार 2024 में टूटा। नहीं, ये तो सत्ता का अहंकार होता है ना। आप ही के नेता घनश्याम, वो दरअसल तंज कस रहे हैं ना कांग्रेस पर भी, जब वो कहते हैं कांग्रेस को अपनी ही बनाई ईडी से परेशान होना पड़ रहा है। ईडी बनाई थी कांग्रेस ने अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए, आज खुद के गले की हड्डी बन गया है। भारत एक 75 साल से अधिक हमारे लोकतंत्र को हुआ, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से, 10.5 साल से जो शासन में रही है, 11 साल से, उसमें उसने इतिहास के हर पन्ने को खंगाला, और उस पन्ने से लोकतंत्र को तोड़ने, मरोड़ने और हाईजैक करने के जो जो रास्ते उसे दिखाई दिए, उसने उसको उठाया और उसने कहा, लोगों को कहा, देखो उन्होंने किया था तो हम भी करेंगे। यहाँ तक कि चाहे अगर प्रेस की बात होती है, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना होती है तो कहते हैं कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। क्या एक शानदार लोकतंत्र में यही प्रधानमंत्री का रुख है कि इतिहास के हर काले पन्ने को उठाएंगे और उसको, उस काले पन्ने से अपनी ही सरकार पे कालिख पोत लेंगे? जिस तरीके से अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस तरीके से मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में अमित शाह जी ने कहा, ये लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में लगभग 13,000 करोड़। नहीं, अभी आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ये तथ्यहीन है, ये प्रतिशोध की, राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, अदालत में पोल खोल कर दीजिए ना, उसमें कितना वक्त लगता है? इसके दो पक्ष हैं। एक तो है तकनीकी पक्ष। तकनीकी पक्ष जब अभिषेक मनु सिंघवी जी रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बता पाएगा। लेकिन जो इसका बड़ा पक्ष है वो ये है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है संसद में, उनको भी आप जब चाहे तब जेल में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप चाहते हैं कि देश में कोई आपसे सवाल ही ना पूछे, आपसे ना पूछे कि जिस तरीके से प्रतिदिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत के ऊपर के अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला कर रही है, उस पर आप चुप क्यों हैं? जिस तरीके से हमारे लाखों H1B या वहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं, मैं खुद वहाँ से पढ़ के आया हूँ, उनकी बुरी दयनीय स्थिति बनी हुई है, डर के साए में जी रहे हैं, और उनकी शिक्षा या रोजगार जा सकता है, भारत की सरकार चुप क्यों है? जिस तरीके से महंगाई का बोझ है, ये सवाल कौन उठाएगा? ये सवाल आज देश के सामने, क्योंकि विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का आपकी बात का चूर हुआ।
घनश्याम, अभी रागिनी भी जुड़ जाएंगी तो उनसे भी ये मैं सवाल पूछने वाला हूँ। मूल सवाल ये है, 90 करोड़ रुपए का भाई कर्ज था, चलिए अखबार चलता है, अखबारों को सब, ये धंधे में कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं तो जानता हूँ, मैं तो सारी उम्र पत्रकार रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता रहता है। चलिए नुकसान की भरपाई कर रही थी कांग्रेस, 2008 में वो नेशनल हेरल्ड छपना ही बंद हो गया, ठीक है जी। तो ये 2010 में यंग इंडिया बनाने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस वैसे ही माफ कर देती कि ये 90 करोड़ रुपए जी भूल गए हम आपको देकर, खत्म करो। यंग इंडिया क्यों बनाया? और वो 99% हिस्सेदारी एजेएल की लेता है, और यंग इंडिया में 38 यानी कि 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल की होती है। इसके दो पक्ष हैं। पहली बात की जो इस पूरे ढांचे के बारे में बात करें तो हम अखबार में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 15 लाख 16 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ कर दिए। उनमें से कितने प्रमोटर्स को उस राइट ऑफ के लिए या कितने बैंक मैनेजर्स को सरकार ने जेल में भेजा? मेहुल चोकसी अभी बेल्जियम में नहीं, में तो पकड़े राइट ऑफ गए हैं, तो कांग्रेस अभी तक कर तो देती किसी ना, कांग्रेस राइट ऑफ सरकार कर ने देती कहा अपना नहीं, अभी अपने आप एक नई कंपनी बनाकर उसी कह रहा हूं। 99% एजेएल का मालिकाना हक अपने पास ले लो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।